नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। वीआईपी विशेष में आपका स्वागत है। रुक करते हैं लोकसभा चुनाव की। बता दें कि लोकसभा चुनाव के अब कुछ ही दिन बचे हैं, जिसके बाद लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में नामांकन शुरू हो चुका है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर नामांकन का दौर शुरू हुआ। निर्वाचन आयोग ने पुख्ता तैयारी की है, वहीं चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को वोटिंग की जाएगी। पहले चरण के दौरान 19 अप्रैल को उत्तराखंड में वोटिंग की जाएगी। 5 लोकसभा सीटों पर मतदाता अपना वोट डालेंगे। वहीं वोटिंग से पहले बीजेपी चुनाव प्रचार में जुट गई है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को मिली जिम्मेदारी। बीजेपी ने 2 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी सौरभ बहुगुणा को दी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के अब कुछ ही दिन शेष है, जिसके चलते आज उत्तराखंड में 5 सीटों पर नामांकन का दौर शुरू हो गया है। नामांकन के लिए निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय में पुलिस की व्यवस्था के साथ साथ बैरिकेडिंग भी लगाई गई है। वहीं निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के तहत नामांकन की अंतिम तिथि 27 मार्च है। 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी के लिए 30 मार्च की तारीख निर्धारित की गई है। हालांकि पहले दिन देहरादून में कोई नामांकन नहीं हुआ है। देहरादून में टिहरी लोकसभा सीट के तहत नामांकन किए जाने हैं। आपको बता दें कि भाजपा ने पूरी तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है। वहीं भाजपा की ओर से चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिए गए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। वहीं बीजेपी ने अभी तक स्टार प्रचारक की कोई लिस्ट जारी नहीं की है। बता दें कि भाजपा के मजबूत स्टार प्रचारक पीएम मोदी माने जाते हैं। वहीं लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। उत्तराखंड में आज से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। बीजेपी के तमाम प्रत्याशियों की नामांकन तिथि भी घोषित हो चुकी है, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है और ना ही नामांकन तिथि का ऐलान किया है। वहीं बात की जाए तो स्टार प्रचारकों की, तो बीजेपी में सबसे बड़े स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माने जाते हैं। पीएम मोदी की कई संभावित रैलियां भी उत्तराखंड में हो सकती हैं। बता दें कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर नामांकन शुरू हो चुका है। बीजेपी की ओर से प्रत्याशियों ने नामांकन भरना शुरू कर दिया है। अंतिम तिथि 28 मार्च है नामांकन भरने की। वहीं नाम वापसी लेने की 30 मार्च रखी गई है। बता दें कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। स्टार प्रचारक के साथ साथ प्रत्याशियों की भी घोषणा कर दी है बीजेपी ने, लेकिन कांग्रेस की अभी पूरी तैयारी उत्तराखंड में देखने को नहीं मिल रही है। बीजेपी के प्रत्याशी 22 मार्च से नामांकन करेंगे। कांग्रेस में अभी भी इंतजार है, कांग्रेस का लोगों को इंतजार है। भाजपा ने अपने सभी प्रत्याशियों का नामांकन 22 मार्च को कराने को कहा है, लेकिन कांग्रेस ने अभी प्रत्याशियों को नामों का ऐलान नहीं किया है। सबसे पहले अल्मोड़ा से लोकसभा प्रत्याशी अजय टम्टा नामांकन करेंगे। उसी दिन हरिद्वार से प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ऑनलाइन नामांकन करेंगे। बता दें कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन के लिए निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय में पुलिस व्यवस्था के साथ साथ बैरिकेडिंग भी लगाई गई है। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को वोटिंग की जाएगी। वोटिंग से पहले बीजेपी चुनाव प्रचार में जुट गई है। वहीं हमारे साथ हरिद्वार से सुधीर चावला संवाददाता जुड़ चुके हैं। सुधीर जी, बीजेपी की ओर से प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं और 22 मार्च से बीजेपी के प्रत्याशी नामांकन भरना शुरू कर देंगे, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। कब तक कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी? मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब तक कहीं भी कांग्रेस को कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला है जिसके नाम की घोषणा कर सके और जो पूर्ण रूप से मतलब उनका नाम प्रस्तावित कर सके।
अभी तक कांग्रेस में जो है मंथन चल रहा है। जी जी वहीं बीजेपी की ओर से स्टार प्रचारक को लेकर तैयारियां भी कर ली गई है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी हरिद्वार, पौड़ी समेत टिहरी भी रैलियां कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई तैयारी देखने को नहीं मिल रही। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको बता दूं, चाहे आपने कहा कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य जो आला अधिकारी हैं और पदाधिकारी हैं वो उत्तराखंड पहुंचेंगे और रोड शो भी करेंगे और कहीं न कहीं इसका जो पूरा श्रेय है बीजेपी सरकार को जाएगा। और अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस के लिए कोई चेहरा अभी तक मैदान में नहीं उतरा है और कांग्रेस बहुत प्रयास करने के बाद भी, पूरा मंथन करने के बाद भी अभी तक कोई चेहरा नहीं मिला उनको। जी लोकसभा के चुनाव तैयारियां शुरू हो गई हैं। दोनों राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन उत्तराखंड में सबसे बड़ी बात यह है कि दो ही राजनीतिक दल जो है मजबूत माने जाते हैं, कांग्रेस और बीजेपी। लेकिन कांग्रेस का दल बदल शुरू हो गया। कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या फिर आम आदमी पार्टी में। इसको लेकर क्या कुछ लोकसभा चुनाव में असर देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा कि पूरे जो कांग्रेस के विधायक हैं और अन्य पदाधिकारी भी हैं, सारे बीजेपी की सदस्य ले रहे हैं और यहाँ कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि कांग्रेस का सफाया नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी ने चुनाव से पहले तैयारियां शुरू कर दी हैं। जल्द ही पीएम मोदी उत्तराखंड आएंगे। इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? बिल्कुल, देखो चप्पे चप्पे में पुलिस प्रशासन है और पुलिस प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर दी है और रोड शो भी होगा और अन्य भी सारे प्रोग्राम होंगे। और जल्द ही अगर मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करूं तो 23 मार्च को ये फिजिकल नामांकन करेंगे और 26 अप्रैल को ये नामांकन करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह के भी दौरे की चर्चा सामने आ रही है। इससे पहले जेपी नड्डा के संभावित दौरे होने वाले थे, लेकिन वो दौरे पर नहीं थे। उत्तराखंड के 3 बार उनका दौरा रद्द किया गया, जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी के दौरा की संभावना जताई जा रही है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर भी चर्चा सामने आ रही है। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आया है? ज्यादा है कि पूरी तैयारी कर ली गई है जी। और कहीं ना कहीं ये आपको देखने को मिलेगा कि बीजेपी सरकार में जो भी है सारी अपनी मजबूती कर ली है और मजबूती से कार्य का पूरा फील्ड पे काम चल रहा है, मैदान में काम चल रहा है। बहुत जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर चावला जी। बता दें कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, इससे पहले नामांकन का दौर उत्तराखंड में शुरू हो चुका है। बहरहाल देखने वाली ये बात होगी कि कांग्रेस कब अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी और नामांकन का दौर कांग्रेस में शुरू होगा। बता दें कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर नामांकन दौर शुरू हो चुका है। निर्वाचन आयोग ने पुख्ता तैयारी की है। वहीं चप्पे चप्पर पर पुलिस को भी तैनात किया गया है। उत्तराखंड में पहले चरण 19 अप्रैल को मतदान किया जाएगा। मतदान से पहले बीजेपी ने चुनाव को लेकर कमर कस ली है। वहीं बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा में वित्तीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। हरियाणा सरकार में विभागों की दिल्ली तक लॉबिंग है। गृह और वित्त विभाग अपने पास रखेंगे। हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, अनिल विज और दुष्यंत चौटाला के महकमों पर मंत्रियों की नजर है। बता दें कि नए मंत्रियों को ऑफिस अलॉट कर दिए गए हैं। वहीं सीएम विभाग आवंटन को लेकर हाईकमान से मंथन करने में जुटा हुआ है। बता दें कि सैनी कैबिनेट के मंत्रियों का पोर्टफोलियो हुआ फाइनल। गृह एक्साइज सीएम सैनी देखेंगे। असीम को इंडस्ट्री, सुधा को शहरी निकाय, कमल के पास रहेगा वित्त। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है हरियाणा से, जहां पर
अनिल विज के पास रहेगा वित्त विभाग। बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है कि सैनी कैबिनेट के मंत्रियों का पोर्टफोलियो फाइनल हो गया है। हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री नायब सैनी के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब उनके मंत्री पोर्टफोलियो के लिए दिल्ली तक लॉबिंग करने में जुट गए हैं। कैबिनेट मंत्रियों के साथ ही पहली बार सूबा सरकार में बनाए गए 7 राज्य मंत्री। बता दें कि पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के महकमों पर सभी मंत्रियों की नजर टिकी हुई है। हालांकि इस बार तय हुआ है कि सीएम सैनी बड़े महकमों को अपने पास ही रखेंगे। अनिल विज के गृह मंत्रालय के साथ ही दुष्यंत चौटाला के एक्साइज की जिम्मेदारी भी वो खुद उठाएंगे। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपने सेकेंड टर्म के कार्यकाल के दौरान वित्त विभाग भी अपने पास रखा था, जिसके चलते 11वें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी वित्त विभाग को अपने पास रखा है। बता दें कि नायब सिंह सैनी के मंत्रियों का पोर्टफोलियो फाइनल हो गया है। हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री नायब सैनी के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब मंत्री पोर्टफोलियो के लिए दिल्ली तक लॉबिंग करने में जुट गए हैं। कैबिनेट मंत्री के साथ ही पहली बार सूबा सरकार में बनाए गए 7 राज्य मंत्री। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के विभागों पर सभी मंत्रियों की कड़ी नजर टिकी हुई है। देखने वाली बात ये होगी कि कब तक विभागों के नामों का ऐलान होगा और अनिल विज और दुष्यंत चौटाला से के विभागों के नाम सामने आएंगे। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी हाईकमान से मंथन करने में जुटे हुए हैं। वहीं बात करेंगे अब बदायूं से। बता दें कि बीते दिन हुए हत्याकांड को लेकर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। डबल मर्डर का दूसरा आरोपी जावेद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बरेली में ऑटो में बैठा वीडियो सामने आया। मेरे भाई ने हत्या की, मैं निर्दोष हूँ। जावेद की तरफ से बयान सामने आया है कि मेरे भाई ने हत्या की है, मैं पूरी तरह से निर्दोष हूँ, मेरा हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है। बता दें कि बदायूं के डबल मर्डर का दूसरा आरोपी गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने बरेली से जावेद को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बरेली से जावेद को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बदायूं डबल मर्डर केस में 2 दिनों से फरार चल रहे आरोपी जावेद को पुलिस ने बरेली से अरेस्ट किया है। वहीं बरेली से पीलीभीत के रास्ते नेपाल भागने की फिराक में था जावेद। उसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया से सामने आया है कि इसमें वो कह रहा है कि मैं सरेंडर करने बरेली आया हूं, मेरा हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं, जो किया है वो मेरे भाई ने किया है। पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। जावेद और उसके भाई साजिद ने 19 मार्च की शाम बदायूं की बाबा कॉलोनी में 2 सगे भाइयों को चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी थी। बच्चों की उम्र 13 और 6 साल थी। बता दें कि बदायूं डबल मर्डर केस में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने दूसरे आरोपी जावेद को गिरफ्तार किया है। आरोपी को बरेली से गिरफ्तार किया गया है। बरेली से पीलीभीत के रास्ते नेपाल भागने की फिराक में था जावेद। उसका एक वीडियो भी सामने आया है। उसमें वो कह रहा है कि मैं सरेंडर करने बरेली आया हूं, मेरा हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है, मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं। बीते दिन जावेद के भाई ने मिलकर 2 बच्चों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी, जिसके बाद परिजनों का हाल बेहाल है। वहीं पुलिस ने एक मुख्य आरोपी को इनकाउंटर के दौरान मार दिया था, वहीं दूसरा आरोपी दिल्ली भाग गया था, जिसको अब बरेली से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2 दिन की कार्रवाई के बाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जावेद को पुलिस ने बरेली से गिरफ्तार किया है।
बता दें कि बदायूं डबल मर्डर का दूसरा आरोपी जावेद बरेली से गिरफ्तार। ऑटो में बैठकर बनाया वीडियो, कहा भाई ने की है हत्या, मेरा इस हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है, मैं निर्दोष हूं। बता दें कि बदायूं डबल मर्डर का दूसरा आरोपी जावेद गिरफ्तार कर लिया गया। ऑटो में बैठकर बनाया वीडियो, कहा भाई ने की बच्चों की हत्या, मेरा इस हत्याकांड से लेना देना नहीं है। बता दें कि जावेद के भाई का साजिद ने 2 बच्चों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी, जिसके बाद पूरे बदायूं में हड़कंप मच गया था। वहीं पुलिस की मुठभेड़ में साजिद का इनकाउंटर कर दिया गया। वहीं जावेद दिल्ली फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे बरेली से गिरफ्तार किया है। बदायूं डबल मर्डर केस में 2 दिन से फरार चल रहे आरोपी जावेद को पुलिस ने बरेली से अरेस्ट किया है। वहीं बरेली से पीलीभीत के रास्ते नेपाल भागने के फिराक में था आरोपी। उसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उसने कहा है कि मैं सरेंडर करने बरेली आया हूं, मेरा हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है। वहीं हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता बलराम सिंह जी जुड़ चुके हैं। बलराम जी, बदायूं हत्याकांड मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बरेली से आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में क्या कुछ अपडेट सामने आई है? जी, जो इस हत्याकांड का दूसरा आरोपी जावेद है, जो साजिद का भाई है, ये आज बरेली के सैटेलाइट चौराहे से गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि ये खुद सरेंडर करने पुलिस चौकी पहुंचा था। हालांकि उसके ठीक पहले का इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में आरोपी ये कह रहा है कि वो निर्दोष है, उसने हत्या को अंजाम नहीं दिया है। उसके भाई साजिद ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था, जिसको पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। वहीं इस हत्याकांड में 3 एंगल सामने आए हैं। एक तो प्रेगनेंसी का सामने आया एंगल, दूसरा है तंत्र विद्या, तीसरा है पुरानी रंजिश को लेकर। क्या कुछ फाइनल खुलासा है पुलिस की ओर से, क्या कुछ फाइनल कारण बताया गया है? जी, अभी तक पुलिस उससे आरोपी से पूछताछ कर रही है। हालांकि उसके जो आरोपी साजिद था, उसकी पत्नी के गर्भवती होने की बात को सिरे से नकार दिया है। साजिद की मां ने पुलिस को दिए गए बयान में इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि उनकी बहू गर्भवती नहीं है, वो अपने मायके में रह रही है। हालांकि इसमें रंजिश की बात सामने आ रही है, रंजिश हो सकती है या फिर तंत्र मंत्र की बात सामने आ रही है। हालांकि अब जावेद से पूछताछ के बाद ही घटना की सच्चाई सामने आ सकेगी। पुलिस की 2 दिन की कार्रवाई में अभी तक क्या कुछ खुलासे हुए? जी, आपको बता दें कि अभी तक जब तक जावेद पुलिस की पकड़ से दूर था, तो पुलिस इस हत्याकांड में सिर्फ कयास लगा रही थी कि आखिर घटना की वजह क्या हो सकती है। हालांकि जावेद के गिरफ्त में आने के बाद से ये माना जा रहा है कि घटना का राजपात आज शाम तक हो जाएगा। पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस की टीमें एसटीएफ भी लगी हुई है, लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। और पुलिस ये जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर 2 निर्दोष बच्चों की हत्या की वजह क्या थी। आखिर साजिद के दिमाग में ऐसा क्या फितूर सवार हो गया जो उसने 2 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। इसकी मुख्य वजह क्या थी? आखिर आरोपी क्या चाहता था? तंत्र मंत्र का कोई चक्कर था या फिर कोई पुरानी रंजिश या कोई और तीसरी वजह? पुलिस इसका खुलासा करने के लिए उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। इस जघन्य हत्याकांड में एक आरोपी, जो मुख्य आरोपी था साजिद, उसका इनकाउंटर कर दिया गया। वहीं दूसरा उसका भाई था जावेद, वो दिल्ली फरार हो गया था, जिसको आज बरेली से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बरेली से कब तक बदायूं जेल तक आज पुलिस ला पाएगी, या फिर आज नहीं तो कल कब तक बदायूं जेल ला पाएगी पुलिस? देखिए, आपको बता दें कि पुलिस उसको आज उसकी गिरफ्तारी आधिकारिक जो है आज सुबह की मानी जाएगी। इसलिए पुलिस के पास पूरे के पूरे 24 घंटे हैं। हालांकि इस बीच जब पुलिस चाहेगी जब पुलिस को लगेगा कि उसके बयान पूरे हो गए हैं, पुलिस को पर्याप्त जानकारी उससे मिल चुकी है, तब पुलिस उसको मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश कर देगी। इसके साथ ही अगर पुलिस को ये लगेगा कि मुझे पुलिस को और जानकारी उससे चाहिए, तो पुलिस कोर्ट जाके उसकी रिमांड मांगेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं सरकार के जो प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई है इस हत्याकांड में, क्या परिजन इस कार्रवाई से संतुष्ट है?
जी आपको बता दें कि जो बच्चों के जो परिजन हैं, जो उनके माँ बाप हैं, उनके परिवार वाले हैं, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि जावेद का भी इनकाउंटर किया जाए। हालांकि अब जावेद पुलिस की गिरफ्त में है और ऐसा यह आपको बता दें कि जब तक ये घटना की सच्चाई जानने के लिए पुलिस भी उत्सुक है, सारे के पुलिस प्रशासन भी उत्सुक है, पूरा का पूरा परिजन और यहाँ के के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके सहित सब लोग ये जानना चाहते हैं आखिर इस घटना की वजह क्या थी। ये आरोपी साजिद ने इतनी बड़ी वारदात को आखिर क्यों अंजाम दिया, आखिर बच्चों की हत्या करके वो क्या साबित करना चाह रहा था, कौन सा बदला पूरा करना चाह रहा था जिसकी वजह से उसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। जो जावेद ही कर सकता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बलराम जी। बता दें कि जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जावेद को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। वहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि किस मुख्य कारण के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पुलिस पूरी तरह से कार्रवाई में जुट गई है। वहीं एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि बीते दिन मुख्य आरोपी को इनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया था। मैं अगली खबर चंडीगढ़ की सामने आई है। बता दें कि चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार में विभागों की दिल्ली तक लॉबिंग हो गई है। गृह और वित्त विभाग रखेंगे अपने पास सीएम सैनी, अनिल विज और दुष्यंत चौटाला के महकमों पर मंत्रियों की कड़ी नजर। नए मंत्रियों को ऑफिस हुए अलॉट, सीएम विभाग आवंटन को लेकर हाईकमान से करेंगे चर्चा। बता दें कि अनिल विज और डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के महकमों पर मंत्रियों की कड़ी नजर है। वहीं विभागों को लेकर हाईकमान से सीएम सैनी की ओर से चर्चा की जा रही है। हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री नायब सैनी के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब उनके मंत्री पोर्टफोलियो के लिए दिल्ली तक लॉबिंग करने में जुट गए हैं। वहीं कैबिनेट मंत्रियों के साथ ही पहली बार सूबा सरकार में बनाए गए 7 राज्य मंत्री, पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के महत्वपूर्ण महकमों पर मंत्री नजर बनाए हुए हैं। वहीं सीएम नायब सैनी ने बड़े महकमों को अपने पास ही रखा है। चर्चा है कि अनिल विज के गृह मंत्रालय के साथ ही दुष्यंत चौटाला की एक्साइज की जिम्मेदारी वो खुद ही लेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने सेकेंड टर्म के कार्यकाल के दौरान वित्त विभाग अपने पास ही रखा था, जिसके बाद नायब सैनी ने भी वित्त विभाग को अपने पास रखा है। लेकिन देखने वाली ये बात होगी कि अनिल विज और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को किन विभागों की जिम्मेदारी दी जाएगी। सैनी कैबिनेट के मंत्रियों का पोर्टफोलियो फाइनल हो गया है। गृह एक्साइज सीएम सैनी देखेंगे, असीम को इंडस्ट्री, सुधा को शहरी निकाय, कमल के पास रहेगा वित्त। वहीं हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री नायब सैनी के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद उनके पोर्टफोलियो के लिए दिल्ली तक लॉबिंग करने में जुट गए हैं। वहीं हाईकमान से लगातार विभागों को लेकर चर्चा जारी है। सूबा सरकार में बनाए गए 7 राज्य मंत्री, बता दें कि अनिल विज और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के महकमों पर मंत्रियों की कड़ी नजर बनी हुई है। वहीं मूलचंद शर्मा और दुष्यंत चौटाला, डॉक्टर कमल गुप्ता के विभागों पर मंत्रियों की विशेष नजर है। देखने वाली बात यह होगी कि मंथन के बाद हाईकमान कौन से इन मंत्रियों को विभाग की जिम्मेदारी सौंपेगा।
हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री नायब सैनी के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रियों के पोर्टफोलियो के लिए दिल्ली तक लॉबिंग करने में जुट गए हैं। वहीं गृह और वित्त विभाग सीएम सैनी अपने पास रखेंगे। अनिल विज और दुष्यंत चौटाला के महकमों पर मंत्रियों की पैनी नजर है। बता दें कि गृह और वित्त विभाग हरियाणा के मुख्यमंत्री अपने पास ही रखेंगे। इससे पहले वित्त विभाग पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी अपने पास रखा था। वहीं उनके ही कद चिन्हों पर चलते हुए नायब सैनी ने वित्त विभाग अपने पास रखा है और गृह विभाग भी अपने पास रखा है। बता दें कि हरियाणा सरकार में गृह विभाग अनिल विज के पास था। वहीं दुष्यंत सिंह चौटाला हरियाणा सरकार में डिप्टी सीएम थे। नायब सैनी के बनने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। वहीं हाईकमान से इस विभागों को लेकर मंत्रियों के विभागों को लेकर लगातार मंथन जारी है। गृह मंत्री और गृह और वित्त विभाग सीएम सैनी ने अपने पास रखा है और अनिल विज दुष्यंत चौटाला के महकमों पर बाकियों मंत्रियों की पैनी नजर है। हरियाणा सरकार में विभागों की लॉबिंग शुरू हो गई है। गृह और वित्त विभाग सीएम सैनी ने अपने पास रखा है। बता दें कि अनिल विज और दुष्यंत चौटाला के महकमों पर मंत्रियों की पैनी नजर बनी हुई है। नए मंत्रियों को ऑफिस भी अलॉट कर दिए गए हैं। सीएम विभाग आवंटन को लेकर हाईकमान से चर्चा कर रहे हैं। बता दें कि सीएम नायब सैनी विभाग को लेकर हाईकमान से लगातार चर्चा कर रहे हैं। नए मंत्रियों को सचिवालय में ऑफिस अलॉट कर दिए गए हैं। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता को अलॉट हुआ है। वहीं पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को ऑफिस राज्य मंत्री सीमा त्रिखा को दिया गया है। इसी तरह मनोहर लाल खट्टर के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता का पुराना दफ्तर अंबाला से राज्य मंत्री बने असीम गोयल को मिल गया है। पूर्व राज्य मंत्री कमलेश ढांडा का दफ्तर अभय सिंह यादव को मिला है। ओपी यादव का दफ्तर बिशंबर वाल्मीकि को और अनूप धानक का दफ्तर महिपाल ढांडा को अलॉट हुआ है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का भी अलॉटमेंट नहीं हुआ है। बता दें कि विभागों का आवंटन नहीं किया गया है। वीआईपी विशेष में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।